नमस्कार। वस्तुतः हमने कई महीने पहले जो यात्रा शुरू की थी भारतीय संविधान या इंडियन पॉलिटी को आपको पढ़ाने और समझाने की, वो यात्रा अब एकदम अंतिम मुकाम पर है। और आज हम अगर देखा जाए तो जो हमें जितना संविधान या जितना इंडियन पॉलिटी पढ़ानी रहती है, यद्यपि इंडियन पॉलिटी में हम और भी चीज़ें शामिल कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अगर हम सिर्फ ये देखें कि हमें जो भारतीय संविधान पढ़ाना रहता है, संभवतः आज जितना पढ़ा दूंगा उसके बाद एक तरीके से भारतीय संविधान जो हमें अनुच्छेदवार या अध्यायवार पढ़ाना था वो एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और क्योंकि इसके बाद के जो अनुच्छेद बचते हैं वो एक भारतीय नागरिक के तौर पर भी और एक कंप्यूटर के तौर पर वो बहुत ज़्यादा उनके बारे में जानने की हमारी ज़रूरत नहीं है। वो तो हम पहले भी कहते हैं और आज भी कहेंगे कि ज्ञान प्राप्त करने की और जानने की कोई सीमा नहीं होती है। हम जितना अधिक जान लें, जितना अधिक सीख लें उतना ही अच्छा है। लेकिन फिर भी जब हम एक कंप्यूटर के रूप में होते हैं तो हमें कभी कभी ये चुनाव करना पड़ता है कि क्या कुछ छोड़ा जा सकता है, क्योंकि सब कुछ नहीं पढ़ा जा सकता, सब कुछ समान रूप से नहीं याद रखा जा सकता, सब कुछ समान रूप से नहीं समझा जा सकता। तो उस दृष्टिकोण से हम देखेंगे कि आज हम एक तरीके से भारतीय संविधान के बारे में मुझे जितना पढ़ाना था वो एक तरीके से आज मैं पढ़ा चुका हूँगा। और आज मुझे पढ़ाना है बहुत महत्वपूर्ण जो अध्याय है, अनुच्छेद 368 जो है उसको हमें आपको पढ़ाना है। जो अनुच्छेद 368 है उसमें दिया गया है कि जो हमारा भारत का संविधान है उसमें जो है वो संशोधन कैसे होते हैं, क्या संशोधन और उसकी क्या प्रक्रिया है। आप सब जानते हैं कि विश्व का सबसे पहला जो लिखित संविधान था वो यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बना। इसके बाद विश्व के अन्य देशों में भी संविधान बने। भारत, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब संघात्मक व्यवस्था वाले राज्य हैं। तो ज़्यादातर देशों में जब संविधान बनाए जा रहे थे तो उसी समय ये भी सुनिश्चित कर दिया गया था कि उस देश की जो संसद है वो आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन कर ले। और आप जानते हैं परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। देश के सामने, समाज के सामने समय के साथ साथ नई समस्याएं, आवश्यकताएं और चुनौतियां आती रहती हैं। इन समस्याओं, आवश्यकताओं और चुनौतियों के दृष्टिगत राष्ट्रीय जीवन के सभी आयामों में, सभी पहलुओं में परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। आप जानते हैं कि समय के साथ शिक्षा नीति में परिवर्तन होता है, सामाजिक नीति में परिवर्तन होता है, औद्योगिक नीति में परिवर्तन होता है। तो उसी तरीके से देश के संविधानों में भी परिवर्तन होता है। अगर परिवर्तन नहीं होगा या परिवर्तन की व्यवस्था नहीं हो गई तो ऐसा हो सकता है कि आने वाली जो हमारी नई पीढ़ी है वो पूरे के पूरे संविधान को ही बदल दे, पूरे के पूरे संविधान को अस्वीकार कर दे, नष्ट कर दे। इसलिए बुद्धिमानी इसी बात में होती है कि जब संविधान बनाया जाए तो संविधान में ही वह शक्ति एवं प्रक्रिया निहित कर दी जाए जिसका पालन करते हुए यथावश्यक संशोधन संविधान में कर लिए जाए। भारत के संविधान निर्माताओं ने भी यही किया और आवश्यकता, समस्या, समय और परिस्थिति के अनुरूप संशोधन करने की व्यवस्था और प्रक्रिया और शक्ति जो है वो अनुच्छेद 368 में वर्णित कर दी। अनुच्छेद 368 में वर्णित कर दी। इस तरीके से आप देखेंगे कि अनुच्छेद 368 जो है
वो भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और शक्ति को बताता है। बहुत दिनों तक यही विवाद रहा कि अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की सिर्फ प्रक्रिया को बताता है या यह भी बताता है कि संविधान संशोधन की शक्ति को भी प्रदर्शित करता है। संविधान संशोधन की शक्ति किसकी? संसद की। बहुत वाद विवाद हुए। कभी किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अनुच्छेद 368 सिर्फ प्रक्रिया का वर्णन करता है, शक्ति का वर्णन नहीं करता। कभी कुछ कहा। कुल मिलाकर के केशवानंद भारती वाद के बाद यह स्थापित हो चुका है कि अनुच्छेद 368 में न केवल संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है बल्कि संसद की संशोधन करने की शक्ति का भी वर्णन है। दोनों को समाये हुए है ये अनुच्छेद 368, शक्ति और प्रक्रिया दोनों को। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया या संविधान संशोधन की स्थिति को देखते हुए विश्व के विभिन्न संविधानों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, लचीला संविधान और कठोर संविधान। सुनम्य संविधान यानी जिसे हम कहते हैं लचीला संविधान वो होता है जिसमें आसानी से संशोधन किया जाता है। लचीला संविधान या सुनम्य संविधान उसे कहा जाता है जिसमें संशोधन बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं। और कठोर संविधान वो होते हैं जिनमें संशोधन करना बहुत ही कठिन होता है। एक व्यापक प्रक्रिया होती है, जटिल प्रक्रिया होती है और एक तरीके से संशोधन करने में पसीने छूट जाते हैं सरकारों के। तो ऐसे संविधान जो हैं वो कठोर संविधान कहलाते हैं। अधिकांश जो संघात्मक राज्य हैं, परिसंघीय राज्य हैं या संघीय राज्य हैं, जैसे कनाडा, अमेरिका और आपका ये ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के जो संविधान उनमें संशोधन करना बहुत कठिन है। संविधान संशोधन करना बहुत कठिन है। लेकिन जब आप देखेंगे कि भारत के संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया भी मैं आगे बताऊंगा और कैसे कैसे संशोधन किए जाते हैं, तो आप देखेंगे कि भारत के संविधान में संशोधन जो है वो कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि जिन्हें हम आसानी से संशोधन कर सकते हैं और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको संशोधन करना थोड़ा कठिन है और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको संशोधन करना बहुत कठिन है। और इसीलिए कहा जाता है कि भारत का जो संविधान है वो तो ना तो बहुत अधिक कठोर है और ना बहुत ही अधिक लचीला है। अधिक कठोर और अधिक लचीलेपन के बीच की जो स्थिति होती है वो स्थिति भारत के संविधान की है और एक तरीके से दोनों के बीच जो है वो एक समन्वय स्थापित करता है भारत का संविधान। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा संविधान है बहुत ही बुद्धिमानी से बनाया गया संविधान है। भारत की जो ऐतिहासिक धरोहर है, जो हमारी भू राजनीतिक स्थिति है और जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है उसके अनुरूप जो है हमने अपने संविधान को बनाया है। आप देखेंगे कि भारत के संविधान में कुल मिला के 22 भाग हैं और 368 अनुच्छेद हैं। यही हमारा संविधान है जिसमें 368 कह रहे हैं, 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियाँ हैं। ये सब संविधान का पार्ट है। तो आप देखेंगे कि भारत के संविधान में कुछ प्रावधान यानी कुछ अनुच्छेद, कुछ व्यवस्थाएं, कुछ भी कह लीजिए, ऐसे हैं जिनमें संशोधन थोड़ा आसानी से किया जा सकता है। यानी जो हमारी संसद है वो साधारण बहुमत का मतलब ये है कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत अगर संशोधन के लिए प्रस्तुत विधेयक के साथ है तो संविधान में संशोधन विधेयक पारित हो जाएगा, यानी संविधान में संशोधन कर दिया जाएगा। तो आप देखेंगे कि कुछ प्रावधान तो ऐसे हैं जिनमें साधारण बहुमत से संसद संशोधन कर सकती है। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें जो संसद है हमारी वो विशेष बहुमत से संशोधन कर सकती है। कैसे कर सकती है? विशेष बहुमत से।
और हम जब से आपको भारत का संविधान पढ़ा रहे हैं तब से हम विशेष बहुमत का अर्थ आपको लगातार बता रहे हैं कि विशेष, जब हम ये कहते हैं कि विशेष बहुमत से ऐसा कर सकती है, तो हमने आपको बताया था कि विशेष बहुमत में दो तथ्य छिपे होते हैं। विशेष बहुमत का मतलब ये होता है कि जो बहुमत है, यानी हम जब ये कहेंगे कि कोई विधेयक विशेष बहुमत से पारित होना है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो जो विधेयक है, वो जो संविधान में संशोधन से संबंधित जो विधेयक है, वो उसमें दो चीज़ें, दो शर्तें पूरी होनी चाहिए कि वो जो विधेयक है वो सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों के द्वारा पास किया जाना चाहिए उस विधेयक को। और दूसरी बात यह है कि वो विधेयक सदन की कुल सदस्य संख्या के 50% यानी आधे से अधिक के समर्थन से भी पास होना चाहिए। तो जब इन दो शर्तों को पूरा करते हुए विधेयक पास हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि उस विधेयक को विशेष बहुमत मिल गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संविधान में संशोधन विशेष बहुमत से किया जा सकता है। तो एक तो साधारण बहुमत से आप देखें कि संविधान में संशोधन हो सकता है, दूसरा विशेष बहुमत से संशोधन हो सकता है। इसका मतलब ये है कि कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि उन प्रावधानों में संशोधन करने से संबंधित विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया और साधारण बहुमत से पास कर दिया गया। दूसरी स्थिति है कि वो विधेयक विशेष बहुमत से पास कर दिया जाए। और तीसरी स्थिति ये होती है कि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको संशोधन करने के लिए न केवल विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, बल्कि विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के समर्थन की भी आवश्यकता होती है। कम से कम आधे राज्यों का समर्थन होगा तभी वो संविधान संशोधन विधेयक पास होगा और लागू होगा। अब हम आते हैं थोड़ा कि साधारण बहुमत से किनमें संशोधन हो जाता है। भारतीय संविधान के ऐसे कौन से भाग हैं मुख्य रूप से जिनमें संशोधन जो है साधारण बहुमत से हो जाता है। पहली बात तो आप ये देखिए कि जो साधारण बहुमत से संशोधन होता है संविधान के प्रावधानों में, तो साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले जो विधेयक हैं या जो संशोधन है उनको दो भागों में बांट सकते हैं। भारत के संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम साधारण बहुमत से संशोधन करते हैं, लेकिन संशोधन करने से संविधान का जो मूल पाठ है, जो मूल स्थिति है, वह नहीं बदलती। उदाहरण के तौर पर हमने आपको पढ़ाया था संविधान का भाग 2, और संविधान का भाग 2 जो संबंधित था नागरिकता से। किससे संबंधित था? नागरिकता से। आपने देखा होगा कि नागरिकता वाले अध्याय में 5 अनुच्छेद से 11 अनुच्छेद हैं। 5 में कुछ दिया है, 6 में दिया है, 7, 8, 9, 10 में दिया, फिर 11 में लिखा है कि संसद को जो है वो नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार होगा। तो संविधान में ये जो शक्ति संसद को दी गई, इस शक्ति का प्रयोग करते हुए, इस अधिकार का प्रयोग करते हुए संसद ने नागरिकता के संबंध में तमाम कानून बनाए। लेकिन 5 से लेकर के और 10 तक के जो प्रावधान है आज भी उसी स्थिति में बने हुए हैं। अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे, लेकिन संसद को अधिकार होगा कि उस समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सके। आज भी वही लिखा है। लेकिन आप देखेंगे कि संसद ने समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की। इसी तरीके से बहुत आपने अनुच्छेद पढ़े होंगे, हमने आपको पढ़ाए हैं कि एक स्थिति दी होती है, फिर कह दिया जाता है कि संसद को इस संबंध में अमुक व्यवस्था के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार होगा, और संसद ने कानून बनाए हैं। यानी संविधान की स्थिति बदली है, संवैधानिक स्थिति बदली है कि संविधान में पहले कुछ लिखा था, लेकिन संसद ने कानून बना करके बाद में व्यवस्थाएं कुछ कर दी हैं।
लेकिन वो मूल स्थिति भी बनी हुई है और बाद में व्यवस्थाएं कुछ कर दी गई हैं। तो जहां जहां ये लिखा रहता है कि संसद को इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार होगा, कई जगह इसे लिखा हुआ है, हमने आपको संविधान में पढ़ाया है, वहां संसद के द्वारा ऐसा किया गया है। और संविधान की कई व्यवस्थाएं बदली हैं, लेकिन संविधान का जो मूल पार्ट था, मूल स्वरूप नहीं बदला है। तो कुछ तो ऐसे संशोधन होते हैं, साधारण विधेयक ऐसा साधारण बहुमत से किए जाते हैं, लेकिन साधारण बहुमत से ही कुछ ऐसे संशोधन भी किए जाते हैं या किए गए हैं जिनसे संविधान का मूल पाठ बदला है। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि अनुच्छेद 169 में लिखा है कि संसद जो है वो साधारण बहुमत से किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर सकती है और उनका उत्साधन कर सकती है, समाप्त कर सकती है। तो अनुच्छेद 169 में अगर कोई संशोधन करना है, इस तरीके से संघ राज्य क्षेत्रों में मंत्रिपरिषद के गठन के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं, इसके अलावा जो भाषा से संबंधित, राजभाषा से संबंधित हमारा है अनुच्छेद 347, और जिसमें अंग्रेजी के संबंध में लिखा कि 15 वर्षों तक इसका प्रयोग किया जाएगा, इसके संबंध में अगर कोई संशोधन करना है, संसदीय विशेषाधिकार के पर निश्चित करने से संबंधित कोई अगर संशोधन करना है, इसी तरीके से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों की आदि के बारे में कोई संशोधन करना है, तो ये साधारण बहुमत से संशोधन हो जाते हैं। यानी इस प्रकार ये जो संवैधानिक प्रावधान हैं, इनमें संशोधन साधारण बहुमत से किया जा सकता है। यानी अगर संसद के दोनों सदन उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विधेयक को पारित कर दें, तो ऐसा विधेयक पारित मान लिया जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही जो है वो संशोधन हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनके संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और प्लस आधे से अधिक राज्यों के समर्थन, मतलब राज्यों के विधानमंडल के द्वारा भी वो विधेयक पारित होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि भारत एक संघात्मक राज्य है और संघ राज्य में के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। तो हमारे संविधान में जो उपबंध, जो प्रावधान, जो अनुच्छेद जो है वो संघीय ढांचे को प्रभावित करते हैं, संघीय ढांचे से संबंधित हैं, संघ राज्य संबंधों को प्रभावित करते हैं। तो वास्तव में ऐसे प्रावधानों का संशोधन सरलता से नहीं होना चाहिए। अगर सरलता से हो जाएंगे, आसानी से हो जाएंगे, तो संसद यानी केंद्र सरकार जिसका नियंत्रण संसद पर होता है, वो मनमाने तरीके से इनमें संशोधन कर देगी और एक तरीके से संघीय ढांचे को नष्ट भ्रष्ट भी कर सकती है, संघीय ढांचे को विपरीत रूप से या प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। इसीलिए जो एक तरीके से संघीय ढांचे से संबंधित अनुच्छेद हैं, उनको संशोधित करने की प्रक्रिया जटिल बनाई गई, कठिन बनाई गई और उनमें राज्यों की भूमिका को भी शामिल कर दिया गया, क्योंकि संघीय ढांचे में संघ और राज्य दोनों महत्वपूर्ण हैं। और इसलिए कह दिया गया कि ऐसे अनुच्छेदों में संशोधन तभी हो सकता है जब कम से कम आधे से अधिक राज्य उन संशोधन का समर्थन करें, उस संशोधन के पक्ष में हो। तो आप देखेंगे कि जो आप अभी देखेंगे मुख्य रूप से कि जो संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले जो प्रावधान है, उनके संशोधन की प्रक्रिया जटिल बनाई गई है, कठोर बनाई गई है। और संशोधन की दृष्टि से जो है ये प्रावधान हैं, ये हमने आपको बताया कि इनके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी और प्लस आवश्यकता होगी 50% से अधिक जो है वो कम से कम 50% से अधिक राज्य। अब प्रश्न ये उठता है कि विशेष बहुमत हमने आपको बता ही दिया है कि उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो। उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हो और ऐसा बहुमत उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 50% से अधिक का होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि वो कौन कौन से प्रावधान हैं कि जिनको हम जो है वो विशेष बहुमत से और प्लस राज्यों के अनुसमर्थन से पारित करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर संसद का राज्यों में प्रतिनिधित्व, तो
इस तरीके से हमने आपको बताया कि संविधान में जो संघीय ढांचे से संबंधित जो प्रावधान हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो एक तरीके से संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व है, संसद में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है, अगर इससे संबंधित कोई प्रावधान है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है, संघ और राज्यों की जो कार्यपालिका शक्ति है, या उच्चतम या उच्च न्यायालय से संबंधित जो प्रावधान है, संघ और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित जो प्रावधान है, इसी तरीके से अनुच्छेद 368 संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया संबंधी जो प्रावधान है, इन प्रावधानों में अगर संशोधन करना चाहते हैं तो फिर इनमें संशोधन तभी होगा जब इनके संशोधन के लिए प्रस्तुत विधेयक संसद में विशेष बहुमत से पारित हो और 50% से अधिक राज्यों का समर्थन इस विधेयक को मिले, तभी इन प्रावधानों को संशोधन करने वाला विधेयक पास होगा और राष्ट्रपति के लिए जाएगा। और हम आपको फिर बता दें, बार बार बता रहा हूं मैं आपको कि विशेष बहुमत का मतलब होता है, नंबर 1, कि विशेष बहुमत से कोई पारित विधेयक तभी माना जाएगा जब विधेयक उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाए। नंबर 2, ऐसा बहुमत उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 50% से अधिक हो। तो विशेष बहुमत से पारित हो गया। इसके बाद पारित होने के बाद वो राज्यों को भेजा जाता है और जब आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल उनको पास कर देते हैं, तब फिर वो विधेयक कंसेंट के लिए, सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। तो हमने बताया कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो साधारण बहुमत से संशोधित किए जाएंगे, कुछ प्रावधान ऐसे हैं, कौन से प्रावधान जो अभी हमने बताए वो ऐसे संशोधित किए जाएंगे, और बाकी जो प्रावधान है संसद के इस हमारे संविधान के, वो प्रावधान विशेष बहुमत से संशोधन किए जाएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि फला प्रावधान का संशोधन कैसे होगा, विकल्प होगा साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत प्लस राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के समर्थन से, तो आप पता लगा लेंगे। कैसे? हमने आपको बता दिया मुख्य रूप से कि साधारण बहुमत से कौन से विधेयक संशोधित किए जाएंगे, पहले बता दिया। विशेष बहुमत प्लस राज्यों के समर्थन से कौन संशोधन प्रावधान किए जाएंगे, वो भी बता दिया। बाकी जितने प्रावधान बचे वो सारे के सारे प्रावधान लगभग संशोधन किए जाएंगे विशेष बहुमत से, हमने आपको बता दिया। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर वो बताना चाहता हूँ आपको कि जब हम ये कहते हैं, जो एक तो इस भारत का संविधान हो गया, इसके अलावा जो भारत की राज्य व्यवस्था में जो है वो आप देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा के अपने प्रक्रिया संबंधी नियम हैं। तो लोकसभा का जो प्रक्रिया संबंधी नियम है उसमें ये कहा गया है कि जब हम ये कहते हैं कि फलाना विधेयक विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा, तो विशेष बहुमत का मतलब ये होता है कि जैसे हमने कहा कि ये संविधान संशोधन विधेयक विशेष बहुमत से पारित होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो संविधान से संशोधन विधेयक प्रत्येक चरण में उसको पास करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं होगा कि केवल अंतिम चरण में जब पास कर दिया जाए कि ना पास कर दिया, जब आखिरी मतदान हो रहा है तब विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। हर स्टेप पर विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है जब हम कहते हैं कि कोई विधेयक या कोई भी चीज़ जो है वो विशेष बहुमत से पारित की जाएगी। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम विधेयक को प्रस्तुत करते हैं या विधेयक पर विचार करते हैं, विधेयक को प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को सौंपने की बात होती है, या अंत में संशोधन पर जब मतदान होता है, हर चरण में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ये आप अच्छे से जान लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, हम जब ये बार बार कहते हैं कि कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक होना चाहिए, कुल सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक होना चाहिए, तो कुल सदस्य संख्या का मतलब क्या है? तो लोकसभा का जो प्रक्रिया नियम 159 है उसमें अच्छे से स्पष्ट कर दिया गया है कि कुल सदस्य संख्या का मतलब सदन की वह संख्या है जिससे सदन मिलकर बना है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि कुल सदस्य संख्या का मतलब सदन की वह संख्या है जिससे मिलकर सदन बना है, भले ही कुछ पद रिक्त हो या कोई सदस्य अनुपस्थित हो। जैसे उदाहरण के तौर पर लोकसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है? 545। तो जब हम ये कहते हैं कि समर्थन 50% से अधिक होना चाहिए, तो 545 का 50% और प्लस एक सदस्य का कम से कम बहुमत प्राप्त होना चाहिए, समर्थन में होंगे तभी माना जाएगा। मतलब जब हम ये कहते हैं कि वो बहुमत 50% से अधिक होना चाहिए,
तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, क्या मतलब है कि 50% किसका, 545 के 50% से अधिक होना चाहिए, भले एक ही अधिक क्यों ना हो, तब माना जाएगा कि ये शर्त पूरी हो गई। तो कुल सदस्य संख्या का मतलब आप समझ गए क्या मतलब है, विशेष बहुमत का मतलब आप समझ गए, इन चीज़ों का मतलब आप समझ गए। तो संशोधन की प्रक्रिया वही है कि जब भी कोई संविधान के किसी प्रावधान को संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार के पास आता है, तो सरकार जब मंत्रिमंडल उसको पास कर देती है, जैसे हमने बताया था कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है, तो जब पास कर देती है कि हाँ चलो भाई इसमें संशोधन करना है, ठीक है, तो फिर वो जो है संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, चाहे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाए या लोकसभा में प्रस्तुत किया जाए, जिसको संवैधानिक भाषा में आपको हर जगह मिलेगा कि पूरा स्थापित किया जाए। तो कुल मिलाकर के किसी भी सदन में जो है वो पूरा स्थापित कर दिया जाएगा, पेश कर दिया जाएगा, प्रस्तुत कर दिया जाएगा, और इसके बाद फिर प्रत्येक सदन में उसे विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा। अगर ऐसा प्रावधान है कि जिसमें राज्यों का भी अनुसमर्थन चाहिए तो फिर राज्यों को भेजा जाएगा। जैसी भी स्थिति हो, अगर राज्यों को भेजने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ विशेष बहुमत से उसको संसद के द्वारा पारित कर देना है, तो विशेष बहुमत से जब पारित हो जाएगा तो फिर वो जाएगा, पारित होने के बाद कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाएगा। और मैं आपको बता दूं बहुत अच्छे से कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। 24वें संविधान संशोधन के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी संविधान संशोधन विधेयक पर अपने हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं। जो सामान्य विधायी प्रक्रिया थी, जो संसद के कानून बनाने की प्रक्रिया थी, जब आपको बता रहे थे कि संसद कानून कैसे बनाती है, तो हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई कानून नहीं बन सकता, कोई विधि नहीं बन सकती। लेकिन वहाँ पर जब संसद विधि बना करके विधेयक पास करके राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति चाहें तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं या उस पर कंसेंट रोक सकते हैं, अनुच्छेद 111 जो मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ जब संविधान से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक होता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं, ना तो पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं और ना उस पर अनुमति रोक सकते हैं। संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर यानी सहमति देने के लिए बाध्य है, न पुनर्विचार कर सकते हैं और ना ही वो कर सकते हैं। और ये भी बता दूं कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास होना जरूरी है। सामान्य जो विधायी प्रक्रिया थी कि संयुक्त बैठक हो जाती थी अनुच्छेद 108 के तहत, संविधान संशोधन विधेयक के लिए कोई भी संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है, और ना ही संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है कि अगर संविधान में संशोधन करना है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति जो है वो संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं। ये बताइए हमने आपको। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बता दी कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया दोनों का वर्णन है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि भारत की संसद को भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, प्रक्रिया संविधान में वर्णित है। लेकिन आपने देखा है कि केशवानंद भारती वाद के बाद ये क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति असीमित नहीं है, सीमित है। क्यों? क्योंकि संसद जो है वो संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। फंडामेंटल स्ट्रक्चर या आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया केशवानंद भारती वाद के बाद, तो फिर ये स्पष्ट है कि संसद कुछ भी कर सकती है, कोई भी संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान का मूल ढांचा नष्ट होता हो, संविधान का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर हो वो प्रभावित होता है। इस तरीके से आप देखेंगे कि संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन अब उसकी अपनी ये सीमाएँ हैं। तो इस तरीके से ये संविधान संशोधन का अध्याय हो गया। इसमें इतना ही। थैंक यू।